जैसे फेज ट्रांजिशन का क्वेश्चन है। अब फेज ट्रांजिशन हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। तो जैसे 100 ग्राम है कैल्शियम कार्बोनेट का, और 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कैल्साइट फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो रहा है? अरेगोनाइट फॉर्म। अरेगोनाइट फॉर्म में, यानी आप यहाँ पे बोल सकते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड बेसिकली ये 100 ग्राम दिया हुआ है कैल्साइट फॉर्म में, और अरेगोनाइट फॉर्म में बेसिकली ये कन्वर्ट हो रहा है। और साथ ही साथ इसका डेंसिटी दिया हुआ है। डेंसिटी दिया है कैल्साइट फॉर्म का 2 ग्राम पर सीसी, सेंटीमीटर क्यूब। एंड अरेगोनाइट फॉर्म का आपको दिया हुआ है 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है फाइंड क्यू, डब्ल्यू, डेल्टा यू एंड डेल्टा एच। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ये दिया हुआ है कि अगर मान लो जनरली जो फेज ट्रांजिशन होता है, फेज ट्रांजिशन हम लोगों ने लिखा हुआ है अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, और सारे रीजन लिखे हुए हैं। तो अगर सॉलिड से सॉलिड में कन्वर्जन होता है, या सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होता है, या लिक्विड से लिक्विड में कन्वर्जन होता है, तो नो सिग्निफिकेंट चेंज इन वॉल्यूम। सिग्निफिकेंट चेंज इन वॉल्यूम, और सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता है तो यहाँ पे वर्क डन क्या होता है? वेरी वेरी लेस देन क्यू होता है। डन वेरी वेरी लेस देन क्यू होगा, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू। तो ये नेग्लेक्ट हो जाता है, और ये नेग्लेक्ट होगा तो डेल्टा यू लगभग किसके बराबर होगा? क्यू। अब फेज ट्रांजिशन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ट्रांसफर ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच। तो इस केस में डेल्टा यू क्यू के बराबर होगा, और ये डेल्टा एच के बराबर होगा, क्योंकि डब्ल्यू क्या होगा? नेग्लेजिबल होगा। लेकिन अगर सॉलिड से गैस बन रहा है, सॉलिड से गैस या लिक्विड से गैस, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट बेसिकली क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। सिग्निफिकेंट बेसिकली यहाँ पे एक्सपेंशन होगा गैस फॉर्म्ड होने से, तो सिग्निफिकेंट बेसिकली वॉल्यूम चेंज होगा। और सिग्निफिकेंट वॉल्यूम चेंज होगा तो यहाँ पे बेसिकली क्यू जो सॉरी वर्क डन जो है वेरी वेरी लेस देन क्यू नहीं होगा। तो यहाँ पे डेल्टा यू इज इक्वल टू, आप किसके बराबर नहीं लिख सकते हो? क्यू के बराबर। तो डेल्टा यू क्यू के बराबर नहीं होगा, क्यू बेसिकली क्या होगा? डेल्टा एच होता है, यानी डेल्टा यू इज नॉट इक्वल टू डेल्टा एच इस केस में। तो आपने ये फेज ट्रांजिशन का बेसिकली पहले से जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसको ध्यान में रखेंगे। इसको किसी ने पूछा था तो हम लोगों ने इसको यहाँ पे डिस्कस किया। इसको लिखने के बाद हेडिंग देंगे आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कोई भी व्यक्ति लास्ट बेंच, क्या पढ़े हैं आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में? हम्म। इंजन तो आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे इंजन में जो यूज होता है सबस्टांस, उसकी बात करेंगे केमिस्ट्री में। आप लोगों ने कार्नोट इंजन, हीट इंजन पढ़ा हुआ है ना? क्या? हाँ, वो सब तो फिजिक्स में पढ़ेंगे ना आप लोग, मैकेनिकल। अभी नहीं हुआ है तो अच्छा है, 2 बार पढ़ेंगे आप लोग। हाँ, इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। हाँ, ये हटाया जाए। तो क्या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हो आप? बताओ भाई साहब। हम्म। हाँ। नहीं नहीं, क्या पढ़े हो बताओ? तबीयत। हाँ, तो ये भी नेचुरल प्रोसेस है। तबीयत खराब हो गई और आप पढ़ नहीं पाए, नेचुरल प्रोसेस है, और इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन नहीं करता है। तो बेसिकली, हाँ,
अच्छा, सेकंड भी नहीं करता है? नहीं, सेकंड तो करता है। बैठो बैठो, सही है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बेसिकली हीट इज ए रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब वर्क क्या होता है? सिस्टमेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे हम लोग अर्थ पे रहते हैं, तो अर्थ पे सन से एनॉर्मस अमाउंट, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें प्रतिदिन मिलता है। तो हीट जितना भी अवेलेबल है इस यूनिवर्स में, और जैसे सन से बेसिकली आता है अर्थ पे, तो उसको कन्वर्ट करना चाहिए अलग अलग, मतलब जो भी हमें यूज में उसे लेना चाहिए। यानी unlimited amount of heat that is present in universe that should be converted into work। तो बेसिकली जितने भी मशीन या इंजन या डिवाइस अवेलेबल है, उससे कोशिश किया गया कि हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जाए। तो बेसिकली ये पाया गया कि 100% जो भी सप्लाइड अमाउंट ऑफ हीट है, उसको हम वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यानी ऑल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, बट ऑल वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट। यानी जो टोटल वर्क है उसको हम हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन टोटल हीट को वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक नेचुरल एसिमेट्री मिलता है। देयर इज ए नेचुरल एसिमेट्री बिटवीन कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क एंड कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू हीट। तो बहुत सारे साइक्लिक प्रोसेसेस बेसिकली जो भी वर्किंग में थे या है, उसको यूज किया गया, और ये पाया गया कि जो मैक्सिमम एफिशिएंसी से इंजन या कोई डिवाइस या कोई हीट पंप या रेफ्रिजरेटर, आगे हम लोग बात करेंगे, तो बेसिकली मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सप्लाइड हीट को जो वर्क में कन्वर्ट करता है, वो हमें मिलता है रिवर्जिबल कार्नोट साइक्लिक प्रोसेस से। यानी रिवर्जिबल कार्नोट इंजन एक हीट इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन है, जिसमें 4 पाथ आप लोगों ने पढ़ा होगा। रिवर्जिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, रिवर्जिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, रिवर्जिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड रिवर्जिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो वहां से हमें एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन मिलता है, एंड दैट एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज इक्वल टू ईटा इक्वल टू 1 - TC/TH या 1 - QC/QH। और जितने भी हीट इंजन है, आपने कैल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि किसी भी हीट इंजन का 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकता है। यानी टोटल अमाउंट ऑफ सप्लाइड हीट दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन, यानी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या होगा, बेसिकली रिजेक्टेड होगा टू द एटमॉस्फेयर, या सिंक को वो क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा हीट इंजन। तो कैल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट ये कहता है कि बेसिकली कोई भी साइक्लिक प्रोसेस, या मान लीजिए जो भी इंजन है, वह 100% सप्लाइड हीट को वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकता, उसकी 100% एफिशिएंसी हीट इंजन की नहीं हो सकती है। यानी सम अमाउंट ऑफ हीट शुड बी रिजेक्टेड विथ लोअर टेम्परेचर बॉडी, या सिंक या एटमॉस्फेयर को क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। अब दूसरा पैरामीटर जैसे आप लोगों ने पढ़ा है, जैसे आप लोग कह रहे हैं रेफ्रिजरेटर आपने पढ़ा है, आपने हीट पंप पढ़ा है, आपने एयर कंडीशन पढ़ा है, तो यहाँ पे ठीक जो रिवर्जिबल आइडियल कार्नोट इंजन है, ठीक उसका रिवर्स बेसिकली क्या होता है, रेफ्रिजरेटर का फंक्शन होता है। यानी वो लोअर टेम्परेचर सोर्स से, लोअर टेम्परेचर बॉडी से, दैट इज कॉल्ड सिंक, उससे वो बेसिकली हीट लेता है और सराउंडिंग वर्किंग सबस्टांस पे या सिस्टम पे वर्क करता है। तो जो हीट सिंक से लिया और साथ ही साथ सराउंडिंग ने सिस्टम पे वर्क किया, टोटल अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो जाता है किसको, हाई टेम्परेचर बॉडी को, यानी हॉट रिजर्वायर को ट्रांसफर हो जाता है रेफ्रिजरेटर में। और यहाँ पे हम लोग एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर न कह के इसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यहाँ पे कहते हैं, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, इसको हटाया जाए। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हीट एंड वर्क की। कार्नोट इंजन आपका बेसिक मेन पार्ट कहाँ का है, फिजिक्स का, लेकिन शॉर्टकट में जितना होगा डिस्कस करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो रेफ्रिजरेटर, हीट पंप और एयर कंडीशनर ये किस पे बेस्ड है, तो ये बेस्ड है, यानी आप कह सकते हो क्लॉसियस क्लॉसियस स्टेटमेंट इस पे बेस्ड है। क्लॉसियस ने यह स्टेटमेंट दिया है कि किसी लोअर टेम्परेचर बॉडी से, जनरली हम लोगों ने थर्मल करंट पढ़ा है कि थर्मल पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर करंट का फ्लो होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर करंट का फ्लो होता है इन जनरल, जैसा कि हम लोग जानते हैं। लेकिन क्लॉसियस का स्टेटमेंट है कि लोअर टेम्परेचर बॉडी से हायर टेम्परेचर बॉडी की ओर हीट ट्रांसफर होगा, हीट करंट का फ्लो होगा, कब, जब सराउंडिंग वर्किंग सबस्टांस पे या सिस्टम पे क्या करता है, वर्क करता है।
तो लोअर टेम्परेचर बॉडी से हायर टेम्परेचर बॉडी की ओर क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है। और यहाँ पे बेसिकली जो भी हायर टेम्परेचर को ट्रांसफर हो रहा है अमाउंट, ऐसा नहीं है कि कोई अगर सराउंडिंग वर्क न करे सिस्टम पे तो वो 100% अमाउंट ऑफ हीट को सप्लाई कर देगा, ऐसा भी यहाँ पे बेसिकली मतलब मैथमेटिकल आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर या हीट पंप, दैट इज बीटा। तो उस पे हम लोग आएंगे। हेडिंग लिखा है आप लोगों ने, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर आप बात करते हो तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं, यहां पे हम लोग बोल सकते हैं हीट, तो आप कह सकते हो हीट इज ए रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी, रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज प्रेजेंट इन, it is present in unlimited amount, it is present in unlimited amount in universe, it is present in unlimited amount in universe। वर्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो बोल सकते हैं आप, it is a systematic form of energy, it is a systematic form of energy। तो यहां पे आप कह सकते हो, so heat should be converted into work। जो हीट एनर्जी है, heat energy should be converted into work, should be converted into work। तो यहां पे हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा है कि all heat cannot be converted into work but total work can be converted into heat। there is a natural asymmetry between conversion of heat into work and conversion of work into heat। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि बेसिकली टोटल हीट, टोटल हीट या सप्लाइड हीट, total supplied heat cannot be converted into, cannot be converted into work, cannot be converted into work, but total work, total work can be converted, total work can be converted into heat। So there is a natural asymmetry between, there is a natural asymmetry between, there is a natural asymmetry between conversion of heat into work, conversion of heat into work and conversion of work into heat, conversion of work into heat। तो जितने भी मशीन अवेलेबल थे यह है, यहाँ पे बेसिकली साइक्लिक प्रोसेस में वर्क करते हैं। और यहाँ पे बेसिकली एक प्रोसेस दैट इज रिवर्जिबल कार्नोट साइक्लिक प्रोसेस, उसमें ये देखा गया कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सप्लाइड हीट वर्क में कन्वर्ट होता है, जिसमें हमें एफिशिएंसी ऑफ इंजन मिलता है। कितना मिलता है? 1-QC/QH या 1-TC/TH। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि all machines would be working in, all machines would be working in cyclic process, cyclic process। different different cyclic processes, different cyclic processes were tried and it was found that, and it was found that the maximum efficiency,
the maximum efficiency obtained in a maximum efficiency obtained, क्या बोलिए, different cyclic processes were tried and it was found that the maximum efficiency obtained efficiency obtained in a cyclic process, that is called cyclic process, that is called reversible Carnot cyclic process. Reversible Carnot साइक्लिक प्रोसेस। तो आप लोगों ने रिवर्जिबल कार्नोट साइकिल पढ़ा होगा फिजिक्स में, ये हटा सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे रिवर्जिबल कार्नोट साइकिल अगर ड्रॉ करते हैं, रिवर्जिबल कार्नोट साइकिल, तो रिवर्जिबल कार्नोट साइकिल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक 4 स्ट्रोक इंजन होता है, हीट इंजन होता है। रिवर्जिबल कार्नोट इंजन एक हीट इंजन है। तो यहाँ पे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करते हैं तो सपोज ये रिवर्जिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। रिवर्जिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, रिवर्जिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बाद क्या होगा इधर, रिवर्जिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो यहां ए से बी रिवर्जिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, बी से सी रिवर्जिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, और सी से डी, बी से सी रिवर्जिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, दिस इज रिवर्जिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, और डी से ए रिवर्जिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का जो हमें यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक मिलता है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, तो बेसिकली 4 स्टेप्स हैं यहाँ पे। इसे हम लोग 4 स्ट्रोक प्रोसेस भी कहते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन भी कहते हैं। यानी आप इसे कह सकते हो ये रिवर्जिबल कार्नोट हीट इंजन में हमें मिलता है, रिवर्जिबल कार्नोट हीट इंजन, या आप बोल सकते हैं यहाँ पे 4 स्ट्रोक इंजन, इसे आप कह सकते हो 4 स्ट्रोक इंजन। अब 4 स्ट्रोक इंजन की अगर आप बात करते हैं, ये हीट इंजन है। तो हीट इंजन में आप यहां पे देख सकते हैं ए बी रिवर्जिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, बीसी रिवर्जिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, और सारे ये पहले से आपने पढ़ा हुआ है, सी डी रिवर्जिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, रिवर्जिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन सॉरी रिवर्जिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, डीए है रिवर्जिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो इस 4 स्ट्रोक इंजन में, हीट इंजन में, बेसिकली सप्लाइड अमाउंट ऑफ हीट को बेसिकली किसमें, वर्क में कन्वर्ट किया गया। ये पाया गया कि 100% सप्लाइड अमाउंट ऑफ हीट वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होता है। यानी नो हीट इंजन कैन हैव एफिशिएंसी इक्वल टू 100%, यानी सम अमाउंट ऑफ हीट शुड बी कन्वर्टेड टू लोअर टेम्परेचर बॉडी, यानी लो हीट रिजर्वायर को यह ट्रांसफर करता है। तो जब आप यहां पे लिखते हैं एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, या आप कहते हो कार्नोट साइकिल, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि आपने डेरिवेशन कभी पढ़ा हो। तो दैट इज इक्वल टू ईटा। ईटा बेसिकली हमें क्या मिलता है, तो जो भी वर्क डन ऑब्टेन्ड होता है हीट इंजन के द्वारा ड्यूरिंग पर साइकिल डिवाइडेड बाय सप्लाइड अमाउंट ऑफ हीट ड्यूरिंग पर साइकिल आई इंटू 100, वो आपको परसेंटेज एफिशिएंसी देता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये मैं थोड़ा ऊपर ही लिख लेता हूं इधर साइड में, यहाँ पे आप लिख सकते हो एफिशिएंसी, या एक सेकंड रुकेंगे आप,
जैसे मान लो यहाँ पे कार्नोट इंजन की अगर आप बात कर रहे हो, ये हॉट रिजर्वायर है, और हॉट रिजर्वायर ये वर्किंग सबस्टांस है, जनरली ये गैस होता है। तीन कंपोनेंट होते हैं हीट इंजन में, तो वर्किंग सबस्टांस है, और ये बेसिकली जनरली क्या होता है, तो जनरली गैस होता है। और जनरली गैस होता है तो आप बोल सकते हो कि ये सिस्टम है। क्या है? सिस्टम। तो हॉट रिजर्वायर हाई टेम्परेचर पे है, टीएच पे है, हाई टेम्परेचर पे ये हीट सप्लाई करता है, हीट सप्लाई करता है क्यूएच। और बेसिकली ये जो सिस्टम है सराउंडिंग पे वर्क करता है। सराउंडिंग पे क्या करता है? वर्क करता है गैस, जनरली जो वर्किंग सबस्टांस होता है हीट इंजन में। और बचा हुआ जो हीट है, जो एनर्जी है, ये किसको ट्रांसफर हो जाता है? तो लो टेम्परेचर रिजर्वायर को। यानी यहाँ पे हॉट रिजर्वायर है, और इसको हम लोग लो टेम्परेचर या कोल्ड रिजर्वायर भी कहते हैं, कोल्ड रिजर्वायर। तो कोल्ड रिजर्वायर को हीट ट्रांसफर करता है क्यूसी। अब ध्यान देंगे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो वर्क डन निगेटिव होगा, और वर्क डन निगेटिव होगा, डेल्टा यू जीरो होगा, तो हीट पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हीट सप्लाई होता है, यहाँ पे हीट क्या होता है? सप्लाई होता है। एडियाबेटिक में हीट जीरो है, फाइनली हीट यहाँ पे क्या होता है? रिजेक्ट होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन में, क्योंकि डेल्टा यू जीरो होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा यू बराबर क्या लिखते हैं हम लोग? क्यू प्लस डब्ल्यू। वर्क डन पॉजिटिव तो हीट निगेटिव होगा। तो बेसिकली ये 4 स्ट्रोक इंजन में, हीट इंजन में, हीट इंजन इस अनुसार काम करता है। ये हीट इंजन का बेसिकली जो बेसिक मतलब वर्किंग है उसको हम लोगों ने लिखा है कि हॉट रिजर्वायर से हीट लेता है, वर्क डन करता है सराउंडिंग पे, बचा हुआ हीट किसको रिजेक्ट करता है? लो टेम्परेचर रिजर्वायर को। तो अब अगर यहां पे हम लोग बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन की अगर आप बात करते हैं, तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन या हीट इंजन आप लिख सकते हो यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू ईटा। तो आप यहां लिखते हैं नेट वर्क डन ऑब्टेन ड्यूरिंग पर साइकिल। इधर हटा सकते हैं ये वाला पार्ट, ये वाला। तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो आप यहां लिख सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज इक्वल टू ईटा इज इक्वल टू नेट वर्क ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग per cycle divided by supplied heat during per cycle ये फ्रैक्शन हुआ। अब फ्रैक्शन इंटू 100 क्या दे देगा आपको? परसेंटेज। फ्रैक्शन इंटू 100 देगा परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी ऑफ इंजन। तो आप यहाँ पे जब ईटा लिखोगे, वर्क डन आप सारे यहाँ पे पुट करोगे, डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी डब्ल्यू सी डी प्लस डब्ल्यू डी ए डिवाइडेड बाय सप्लाइड अमाउंट ऑफ हीट दैट इज क्यू एच। तो आपको यहाँ पे ये ईटा मिलता है, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू सी बाई क्यू एच एंड 1 माइनस टी सी बाई टी एच। दिस इज एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। अब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज एफिशिएंसी मिलेगा हीट इंजन का। तो ये फॉर्मूला हमें मिलता है हीट इंजन का। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट आपको मालूम है कि एफिशिएंट नो हीट इंजन हैज एफिशिएंसी इक्वल टू 100%। कोई भी हीट इंजन का एफिशिएंसी 100% नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन रिवर्जिबल कार्नोट साइक्लिक प्रोसेस, रिवर्जिबल कार्नोट इंजन, हीट इंजन। तो बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन रिवर्जिबल कार्नोट या आप कह सकते हैं हीट इंजन। और साथ ही साथ केल्विन प्लैंक्स का स्टेटमेंट है कि नो हीट इंजन हैज एफिशिएंसी
इक्वल टू 100%। 100% एफिशिएंसी किसी भी हीट इंजन का नहीं होता है। मींस दो टेम्परेचर पे ये दो हीट रिजर्वायर पे वर्क करता है, और साथ ही साथ बेसिकली दो हीट रिजर्वायर है यहाँ पे, और ये वर्क कर रहा है सराउंडिंग पे। तो सारा सप्लाइड अमाउंट ऑफ हीट को वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। सम अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू दी सिंक या कोल्ड रिजर्वायर। कोल्ड रिजर्वायर को हम लोग सिंक भी कहते हैं, और हॉट रिजर्वायर को क्या कहते हैं हम लोग? सोर्स कहते हैं। तो इसको लिखने के बाद हाँ बोल सकते हैं, कुछ अगर बोलना है तो बोल सकते हैं पीछे वाले लोग। हम्म। ये हटा सकते हैं फर्स्ट पार्ट। बोलिए। ये डेरिवेशन मैंने यहाँ पे न किया है न लिखा है, आप ये ध्यान में रखेंगे। ये आप पहले से डिराइव किए हुए हैं यहाँ केमिस्ट्री में, और फिजिक्स में आप डेरिवेशन सीखेंगे। मैथ्स का तो मतलब ऐसा नहीं है, ये पार्ट है आपका कहाँ का है? फिजिक्स का। पार्ट कहाँ पे है? आप 100% पढ़ेंगे, आप अपना बुकलेट देखेंगे वहां पे, कुछ तो पढ़ेंगे कि सारा केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे? बताएं आप। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं रेफ्रिजरेटर की। रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर हो या आप कह सकते हो हीट पंप हो या एयर कंडीशनर हो, एसी, एयर एयर कंडीशनर। तो यहाँ पे रेफ्रिजरेटर की अगर आप बात करते हैं, तो आइडियल रिवर्जिबल कार्नोट इंजन, बेसिकली यहाँ पे रिवर्स मैनर में बेसिकली प्रोसेस जो होता है, जस्ट ये रिवर्स होता है। किसका होता है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ। तो आप यहाँ पे कह सकते हो रिवर्स प्रोसेस ऑफ आइडियल रिवर्जिबल कार्नोट इंजन, ठीक इसका उल्टा होता है। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिकली ये कोई वर्किंग सबस्टांस है, वर्किंग सबस्टांस। और वर्किंग सबस्टांस यहाँ पे जनरली क्या होता है? गैस। अब यहाँ पे ये जो कोल्ड रिजर्वायर है, दैट इज सिंक। सिंक या इसे आप कोल्ड रिजर्वायर कह सकते हैं, कोल्ड रिजर्वायर। इससे ये हीट लेता है क्यूसी। इसका टेम्परेचर क्या है? टीसी है। तो हीट लेता है क्यूसी, और इस पे सराउंडिंग वर्क डन करता है। तो सराउंडिंग इस पे वर्क डन करता है, और वर्क डन करता है तो साइन पॉजिटिव होगा। हीट यहां से बेसिकली सिंक से ये ले रहा है, तो बेसिकली साइन पॉजिटिव होगा, और दोनों का सम बेसिकली किसको ट्रांसफर होगा? तो दोनों का सम ट्रांसफर होता है हॉट रिजर्वायर को, हॉट रिजर्वायर को, और इसे हम लोग सोर्स कहते हैं। तो हॉट रिजर्वायर को ट्रांसफर होता है, इसका टेम्परेचर टीएच है, इसको बेसिकली ये हीट सप्लाई कर देता है क्यूएच, यहां से ये रिजेक्ट कर देता है। तो बेसिकली ये हीट लेता है सिंक से, और वर्क डन करता है सराउंडिंग ऑन द वर्किंग सबस्टांस सिस्टम, और ये दोनों हीट का सम, एनर्जी का सम किसको ट्रांसफर हो जाता है? हॉट रिजर्वायर को। तो यहाँ पे बेसिकली जो रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर बेसिकली जस्ट अपोजिट वे में वर्क करता है कार्नोट इंजन के, हीट इंजन के। और यहाँ पे हमें कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या मिलता है, आप बताएं। यहाँ पे जैसे आपने लिखा हुआ है कि ये रेशियो होता है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन नेट वर्क ऑब्टेन ड्यूरिंग पर साइकिल बाय सप्लाइड हीट। तो यहाँ पे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलते हैं रेफ्रिजरेशन में, रेफ्रिजरेटर में। और यहाँ पे बेसिकली रेशियो कितना होता है? जो भी हीट रिमूव हुआ कोल्ड रिजर्वायर से, इट इज द रेशियो ऑफ हीट रिमूव फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय सराउंडिंग ऑन वर्किंग सबस्टांस। वर्किंग सबस्टांस पे जो वर्क डन होता है, इन दोनों का रेशियो क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे हमें मिलता है कोएफिशिएंट ऑफ
परफॉर्मेंस एंड दिस इज इक्वल टू बीटा। ये बीटा के बराबर होता है। तो बेसिकली आप यहां पे कह सकते हो हीट रिमूव्ड, हीट रिमूव्ड फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर, कोल्ड रिजर्वायर पर साइकिल divided by work by external agent, work by external agent on working substance, on working substance per cycle, per cycle। ये आपको देता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी बीटा इज इक्वल टू आप लिखते हैं यहाँ पे हीट कितना हम लोगों ने लिखा है क्यूसी, और क्यूसी बाई डब्ल्यू। तो क्यूसी बाई डब्ल्यू होता है क्यूएच माइनस क्यूसी, क्यूएच माइनस क्यूसी। ये आपको कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस देता है रेफ्रिजरेशन। जस्ट रिवर्स होता है किसका? रिवर्जिबल कार्नोट हीट इंजन का। इसको लिखने के बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो हीट इंजन और हीट पंप, यानी ये रेफ्रिजरेटर आप कहें इसे आप, या हीट पंप कहें, या एयर कंडीशन कहें। तो यहां पे जैसे रिवर्जिबल कार्नोट साइकिल में हम लोगों ने देखा कि 1 माइनस क्यूसी बाई क्यू एच, 1 माइनस टीसी बाई टी एच, ये रिलेशन हमें मिल रहा है ईटा, ईटा रिलेशन हम लोगों को मिल रहा है। तो यहां से एक बेसिकली रिवर्जिबल साइक्लिक प्रोसेस के लिए रिलेशन मिलता है क्यू बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब क्यू बाई टी बेसिकली जो यहाँ पे हमें टर्म मिल रहा है, यहीं से इंट्रोपी चेंज डिफाइन होता है। यानी रिवर्जिबल कार्नोट साइक्लिक प्रोसेस के लिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्यू बाई टी का जो समेशन है इक्वल टू 0 है, और Q1 बाई टी वन इक्वल टू Q2 बाई टी टू हमें रिलेशन मिलता है। तो Q बाई टी इंट्रोड्यूस करता है चेंज इन इंट्रोपी को। किसको इंट्रोड्यूस करता है? चेंज इन इंट्रोपी को। इसको हटाया जाए, बोलिए। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ये लिखा एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। नाउ एफिशिएंसी ऑफ, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन हम लोगों ने लिखा, या कार्नोट इंजन लिखा, और ये हीट इंजन का या कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी हमें क्या मिलता है? तो 1 माइनस क्यू सी बाई क्यू एच, या 1 माइनस बताएं टीसी बाई टी एच, टीसी बाई टी एच। तो यहां से ये हमें रिलेशन मिलता है क्यू सी बाई टी सी इज इक्वल टू क्यू, एक सेकेंड, ये क्यू सी बाई क्यू एच होगा, क्यू एच बाई टी एच, क्यू सी बाई टी सी इज इक्वल टू क्यू एच बाई टी एच, ये रिलेशन मिलता है। तो किसी भी रिवर्जिबल साइक्लिक प्रोसेस के लिए ये जो Q बाई टी हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। और बेसिकली साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज ऑफ स्टेट फंक्शन, चेंज ऑफ स्टेट फंक्शन क्या होता है? 0 होता है। पढ़ा है ना हम लोगों ने कि किसी भी रिवर्जिबल साइक्लिक प्रोसेस में स्टेट फंक्शन का चेंज 0 के बराबर होता है। तो बेसिकली आप यहां पे कह सकते हो Q रिवर्जिबल बाई टी, Q रिवर्जिबल बाई टी इज ए चेंज ऑफ a state function, is a change of a state function। और ये चेंज ऑफ स्टेट फंक्शन हमें क्या मिलता है? डेल्टा एस मिलता है, यानी डीएस मिलता है, डी क्यू रिवर्जिबल बाई टी। यानी अगर आप यहां कहते हो कि क्यू रिवर्जिबल बाई टी, क्यू रिवर्जिबल बाई टी, तो क्यू रिवर्जिबल बाई टी इज इक्वल टू इंट्रोपी, तो ये गलत होगा। यहां से हमें क्यू रिवर्जिबल बाई टी किसके बराबर मिलता है? तो क्यू रिवर्जिबल बाई टी मिलता है डेल्टा एस के बराबर मिलता है। क्यू रिवर्जिबल बाई टी डेल्टा एस के बराबर मिलता है, यानी क्यू बाई टी इज ए स्टेट फंक्शन, सॉरी, क्यू बाई टी इज ए चेंज ऑफ स्टेट फंक्शन, change of a state function for reversible path, change of a state function for reversible path।
ये ध्यान में रखेंगे कि Q रिवर्जिबल बाई T इंट्रोपी के बराबर नहीं होता है, या आप ये नहीं कह सकते हैं कि Q बाई T इज ए स्टेट फंक्शन। Q बाई T इज ए स्टेट फंक्शन, ये भी लिखना क्या है, गलत है। Q रिवर्जिबल बाई T इज ए चेंज ऑफ स्टेट फंक्शन, ये हटा सकते हैं, बताएं। हाँ, एक मिनट है, लिख लो। मैं पूछता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि लिखा हुआ होना ही चाहिए, आप नहीं लिखे हो मैं रुक जाऊंगा, बोलना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट हटाया जाए, बोलिए, तो फर्स्ट पार्ट हटाया जाए। तो यहां से एक टर्म इंट्रोड्यूस होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोपी बोलते हैं। यानी यहाँ पे ds बेसिकली किसके बराबर होता है, dq रिवर्जिबल बाय t, रिवर्जिबल पाथ के लिए। तो यहाँ एक टर्म इंट्रोड्यूस होता है इंट्रोपी, उस पे हम लोग आएंगे, उस पे हम लोग आएंगे। सबसे पहले ये आप बताएं कि रिक्वायरमेंट क्या है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। आपने बुकलेट में पढ़ा होगा रिक्वायरमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या आपने बुकलेट में पढ़ा होगा कि बेसिकली रिक्वायरमेंट के बाद कुछ स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है, या लिमिटेशंस क्या है, ड्रॉबैक क्या है एफएलओटी का, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, बताएं कोई भी व्यक्ति। हम्म। यहां से सेकेंड लॉ का इंट्रोडक्शन होता है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाज इनसफिशिएंट टू एक्सप्लेन डायरेक्शन ऑफ नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस को वो डिस्क्राइब नहीं करता है। तो बेसिकली यहां पे आप कह सकते हो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाज इनसफिशिएंट, टू एक्सप्लेन, टू एक्सप्लेन डायरेक्शन ऑफ नेचुरल प्रोसेसेज, डायरेक्शन ऑफ नेचुरल प्रोसेसेज, नेचुरल प्रोसेस के डायरेक्शन को डिस्क्राइब नहीं करता है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल, सपोज मिक्सिंग ऑफ गैसेज आपने पढ़ा होगा, या एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या मेल्टिंग ऑफ आइस ग्रेटर देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या फ्रीजिंग ऑफ बेसिकली आइस, या फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड बेसिकली लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या वाटर बॉइलिंग ऑफ लिक्विड, या जो भी है यहाँ पे आप यहाँ पे बोल सकते हैं मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड भी आप बोल सकते हैं। मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड्स, जैसे इंक को हम लोग पानी में मिलाते हैं और वो मिक्स हो जाता है, क्या उतना ही एनर्जी चेंज करके वो लिक्विड दोनों अलग अलग हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि फॉलिंग ऑफ वाटर, किसी पहाड़ी से झरना का पानी जो गिरता है, फॉलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम ए हिल, अगर जितना एनर्जी चेंज करके वो पहाड़ी से नीचे आता है, क्या उतना ही एनर्जी चेंज करके वह पानी पहाड़ी पर फिर से वापस चला जाएगा। तो बेसिकली इन नेचुरल प्रोसेस को डिस्क्राइब नहीं करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाज इनसफिशिएंट टू एक्सप्लेन सम नेचुरल प्रोसेसेस, या डायरेक्शन ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन के, स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या होता है स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बताएं आप। नेचर में जो भी प्रोसेस हो रहा है वहां पे कोई एक्सटर्नल एजेंट अवेलेबल नहीं है। हर नेचुरल प्रोसेस खुद ब खुद एक सिस्टम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा होता है इन इंटरेक्शन विद देयर सराउंडिंग विदाउट एनी हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी।
तो दैट नेचुरल डायरेक्शन इज नोन एज स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन एंड द प्रोसेस इज नोन एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यानी नेचर में कोई भी सिस्टम मूव करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इन इंटरेक्शन विद सराउंडिंग विदाउट एनी हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, दैट डायरेक्शन इज नोन एज स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन एंड द प्रोसेस इज नोन एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो यहां पे आप लिखेंगे if a system if a system if a system moves along a if a system moves along a direction in interaction with surrounding in interaction with surrounding without any help of any external agency, without any help of external agency, then that direction then that direction is called a spontaneous direction. A spontaneous natural बेसिकली डायरेक्शन में वह सिस्टम शिफ्ट हो रहा होता है, स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की अगर आप बात करते हैं तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है नेचुरल प्रोसेस, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है। और सारे नेचुरल प्रोसेस क्या है? इरिवर्जिबल है। सारे नेचुरल प्रोसेस क्या है बताएं आप? इरिवर्जिबल है, यानी रिवर्जिबल प्रोसेस डज नॉट एग्जिस्ट इन reversible process does not exist in nature, does not exist in universe. According to thermodynamics, all natural processes are irreversible. Reversible process does not exist in nature or universe. ये हमें ध्यान में रखना है। तो यहां पे आप कह सकते हैं all natural processes are irreversible. So reversible process reversible process does not exist in nature, does not exist in nature. आप लोगों ने पढ़ा होगा लिमिटेशंस, ड्रॉबैक क्या है? लिमिटेशंस ऑफ एफएलओटी। तो हम लोगों ने यहां पे पढ़ा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन नॉट डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ एनी नेचुरल प्रोसेस। ये किसी भी नेचुरल प्रोसेस के डायरेक्शन को डिस्क्राइब नहीं करता है। तो आप यहां पे बोल सकते हैं इट कैन नॉट डिस्क्राइब the direction of a natural process. It cannot describe the direction of a natural process. ये केवल बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि एनर्जी कंजर्व है, और एक एनर्जी फैक्टर ये इंट्रोड्यूस करता है कि कोई भी सिस्टम बेसिकली अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए शिफ्ट हो रहा होता है, लेकिन ये डायरेक्शन को डिस्क्राइब नहीं करता है। तो यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन हुआ, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है एक टर्म इंट्रोड्यूस होता है, फर्स्ट क्लास में पढ़ा है हम लोगों ने, दैट इज इंट्रोपी। इंट्रोपी मेजर करता है रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ यूनिवर्स को। इट मेजर्स द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर या डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ यूनिवर्स। इसको लिखने के बाद इसको लिखेंगे आप, अब कहानी शुरू होगी सेकेंड लॉ ऑफ बढ़ा जाए आगे।
It cannot describe the direction of a natural process, but a natural process occurs in a particular direction. इसको आप लिख देंगे, but a natural process occurs in a particular direction, but a natural process occurs in a particular direction at certain conditions. एट सर्टेन कंडीशंस। और यहाँ पे पहला पॉइंट जैसे दिया है, बुकलेट में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, कि फर्स्ट पॉइंट द एनर्जी कैन बी फैक्टर टू अचीव द स्टेबिलिटी, और दूसरा यूनिवर्स ट्राई करता है कि एनर्जी एंड मैटर दोनों क्या हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे आप यहां तक लिखने के बाद। ये तो पढ़ा हुआ है, सब तो आप लोगों ने इंट्रोडक्टरी लेवल पे पढ़ा हुआ है। बोलिए, कुछ तो बोलना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे एनर्जी हाँ बोलिए। देखो ये लड़का मुस्कुरा के छिप रहा है, तुम्हारे प्रोफेसर तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन वहां नाना प्रकार की मिठाइयां मिलती हैं, है कि नहीं? तो आदत को सुधार लो, जब छिपोगे तब मिठाई मिलेगा। तो आदत सुधार लो, मिठाई तो समझ ही रहे हो, इन्हीं अल्फाबेट में से मिलता है। तो फर्स्ट पॉइंट आप कह सकते हो एनर्जी, फर्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे यहां पे दिया हुआ है एनर्जी कैन बी द फैक्टर टू अचीव द स्टेबिलिटी। एनर्जी कैन बी द फैक्टर टू अचीव द स्टेबिलिटी। और दूसरा यहां पे आप कह सकते हो सेकंड पॉइंट, इन नेचर ट्राई करता है कि एनर्जी और मैटर क्या हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। द सेकंड पॉइंट जैसे बुकलेट में भी दिया हुआ है, इट इज ऑब्जर्व दैट नेचर ट्राइज टू डिस्ट्रीब्यूट, it is observed that nature tries to distribute energy and matter uniformly। लेकिन कहानी कुछ और है। तो पीछे वाले लोग कुछ बताना चाहेंगे एसएलओटी क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कहता है कि आप हंसें या मुस्कुराएं या कुछ और भी एक्टिविटी करें, हर उस एक्टिविटी के कारण इंट्रोपी यूनिवर्स का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मैं बोल रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, कोई भी एक्टिविटी हो रही है अर्थ पे या यूनिवर्स पे, हर एक एक्टिविटी यूनिवर्स का इंट्रोपी बढ़ा रही है। और स्टेटमेंट है एसएलओटी का, द इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। और इतना बढ़ते 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 इंट्रोपी इतना हो जाएगा कि कल को वो हंस नहीं पाएंगे, लेकिन बहुत सालों बाद होगा, है कि नहीं? तो बात यहां ये है कि अपने यूनिवर्स की मृत्यु हो जाएगी, डेथ ऑफ द यूनिवर्स। तो बेसिकली हंस रहे हो जो व्यक्ति, मान लो इंजीनियरिंग अच्छे कॉलेज में अगर पहुंचोगे, आप प्रोफेसर लोग परेशान है, ग्लोबल वार्मिंग वाले परेशान है कि नहीं, और उनसे मुलाकात हो जाए और वो तुम्हारा कोर्स ले रहे हो, और तुम बाइक का हॉर्न बजा कर देखना फिर तुम्हारा क्या हाल करते हैं। यहाँ पे देखते हो एरोड्रम सर्कल से वो हॉर्न पे हाथ रखेगा तो पता नहीं कहां जाकर के वो छोड़ेगा, है कितना इंट्रोपी बढ़ा देता है। तो हर एक एक्टिविटी के कारण इंट्रोपी बढ़ रहा है, हर एक एक्टिविटी के कारण इंट्रोपी बढ़ रहा है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट क्या है, द इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, द इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, द इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। अभी हम लोगों ने सीखा और है लेक्चर नोट में लिखा कि बेसिकली जितने भी प्रोसेस हैं सभी के सभी क्या है, इरिवर्जिबल। सभी के सभी क्या है, इरिवर्जिबल। यानी इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है,
तो डेल्टा एस इरिवर्जिबल प्रोसेस का, यूनिवर्स का क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा। लेकिन कोई भी रिवर्जिबल प्रोसेस हो और वह यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो डेल्टा एस यूनिवर्स, उससे हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। उस पे आएंगे। तो स्टेटमेंट है यहां पे, द इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। यानी डेल्टा एस यूनिवर्स की अगर आप बात करते हैं, डेल्टा एस यूनिवर्स की बात करते हैं किसी इरिवर्जिबल प्रोसेस के लिए या नेचुरल प्रोसेस के लिए, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। और ये ध्यान में आप रखेंगे, अगर आप कहते हो कि रिवर्जिबल प्रोसेस डज नॉट एग्जिस्ट इन यूनिवर्स, रिवर्जिबल प्रोसेस डज नॉट एग्जिस्ट इन यूनिवर्स, डज नॉट एग्जिस्ट इन यूनिवर्स या नेचर, तो डेल्टा एस यूनिवर्स, सिस्टम सराउंडिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूं, डेल्टा एस यूनिवर्स किसी भी रिवर्जिबल प्रोसेस का, किसी भी रिवर्जिबल प्रोसेस का क्या होगा, जीरो होगा। इसको हटाया जाए, बोलिए। तो कहता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। तो यहां से एक टर्म इंट्रोड्यूस होता है, इंट्रोपी, जिसका सिंबल एस है। और हम लोगों ने सदियों पहले से पढ़ा है कि एक स्टेट फंक्शन है और साथ ही साथ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, पढ़ा है, बताए। तो इंट्रोपी की अगर आप बात करते हैं, इंट्रोपी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहां पे हम लोगों ने सीखा है कि इट मेजर्स द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, it measures the degree of disorder या randomness, it measures the degree of disorder या randomness। और आपको मालूम है कि एंट्रोपी इज a स्टेट फंक्शन एंड एन, बताए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, पढ़ा है ना हम लोगों ने, एंड एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और डीएस बेसिकली होता है डीक्यू रिवर्जिबल बाय टी, और डीक्यू रिवर्जिबल बाय टी अभी हम लोगों ने पढ़ा, चेंज ऑफ अ स्टेट फंक्शन होगा, चेंज ऑफ अ स्टेट फंक्शन फॉर रिवर्जिबल पाथ। तो बेसिकली हम लोगों ने ये लिखा हुआ भी है। यानी अगर आप यहां डेल्टा एस लिखते हो, तो डेल्टा एस इंटीग्रल ऑफ डीएस होगा, और यहां पे आप क्या लिखेंगे, बताएं आप, डीक्यू रिवर्जिबल बाई टी, कहां से लेके कहां तक, इनिशियल से लेके फाइनल तक, इनिशियल से लेके फाइनल तक। अगर आप कहते हो कि डीएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीक्यू रिवर्जिबल, या आप यहां पे कहते हो कि डीएस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर बढ़ाने पे इंट्रोपी घटेगा, नहीं, टेम्परेचर बढ़ाने पे इंट्रोपी घटेगा नहीं, बढ़ेगा। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो बेसिकली इंट्रोपी इंक्रीज होता है एट हायर टेम्परेचर, इंट्रोपी क्या होगा, हाई होगा। और हीट ऐड करने से वो कोई चेंज नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि एट हायर टेम्परेचर इंट्रोपी विल बी हाई। तो बेसिकली डीएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीक्यू रिवर्जिबल बाई टी, और डीएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T। तो यहां पे एट हायर टेम्परेचर इंट्रोपी विल बी हाई, और डीक्यू रिवर्जिबल बाई टी क्या है, बताएं आप। डीक्यू रिवर्जिबल बाई टी की अगर आप बात करते हो, तो ये चेंज ऑफ स्टेट फंक्शन है, चेंज ऑफ स्टेट फंक्शन फॉर रिवर्जिबल पाथ, चेंज ऑफ स्टेट फंक्शन फॉर रिवर्जिबल पाथ। इसको हटा सकते हैं वाला। तो कोई भी सिस्टम, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, फेज ट्रांजिशन हो, रिएक्शन हो, कोई भी सिस्टम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर जा रहा है, तो उसका डेल्टा एस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बोलिए। जैसे कोई सिस्टम है और ये ए से बी की ओर जा रहा है, ये इनिशियल पॉइंट है ए और ये फाइनल पॉइंट है बी, तो डेल्टा एस आप बता सकते हैं ए से बी के लिए क्या मिलेगा हमें, तो यहां इंटीग्रल ऑफ डी एस,
एंड दिस इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्जिबल बाय टी इनिशियल से लेके फाइनल तक। और इसको इंटीग्रेट करके हम लोग इंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको लिखने के बाद आप बताएं कि सॉलिड लिक्विड गैस नेचर में अवेलेबल है, किसमें रैंडमनेस सबसे ज्यादा होगा। तो अगर यहां पे हम लोग देखें कि अगर हम लोग कहते हैं कि इंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसऑर्डर और रैंडमनेस, यानी इंट्रोपी की अगर आप बात करते हैं तो इंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसऑर्डर या रैंडमनेस या इरेगुलरिटीज। इरेगुलरिटीज जहां पे ज्यादा होगी उसकी इंट्रोपी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बेसिकली सॉलिड लिक्विड गैस में ऑर्डर ऑफ इंट्रोपी की अगर हम लोग बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ इंट्रोपी की अगर बात करते हैं, तो सॉलिड का ऑर्डर फॉर्म ज्यादा होगा, लिक्विड से कम होगा, और सबसे ज्यादा किसका होगा, गैस का होगा। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। नेक्स्ट अगर मान लो हम लोग फेज ट्रांजिशन की अगर बात करते हैं, फेज ट्रांजिशन की बात करते हैं, सपोज सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, या सॉलिड से गैस बन रहा है, तो ये फेज ट्रांजिशन सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस, या एंट्रोपी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर गैस से सॉलिड बन रहा है, गैस से लिक्विड बन रहा है, बोलो, या आप कह सकते हो लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, तो यहां इंट्रोपी क्या होगा, घटेगा, रैंडमनेस घटेगा, तो इंट्रोपी क्या होगा, घटेगा। इधर हटा सकते हैं वाला। तो सॉलिड लिक्विड गैस में जैसे H2O सॉलिड है, H2O लिक्विड है, H2O वेपर है, इंट्रोपी किसका ज्यादा होगा, वेपर का, रैंडमनेस ज्यादा होगा। फेज ट्रांजिशन हो रहा है, तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या सॉलिड से गैस में रैंडमनेस बढ़ रहा है, तो इंट्रोपी बढ़ेगा। ये हटाया जाए वाला पार्ट, नहीं, ठीक है। हम्म हम्म एट हायर टेम्परेचर एंट्रोपी विल बी हाई। तो गणित फेल हो जाएगा, खाली गणित से नहीं बोलना है, डीक्यू रिवर्जिबल बाय टी डिस्क्राइब करता है उसको, क्योंकि आप हीट करेंगे तो सॉलिड से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से गैस बनेगा, और हर एक एक्टिविटी के कारण इंट्रोपी क्या हो रहा है, इंट्रोपी बढ़ रहा है। आपने बुकलेट भी पढ़ा होगा, बुकलेट आपने पढ़ा होगा, दिया है एट हायर टेम्परेचर इंट्रोपी इज ऑलरेडी हाई, at higher temperature entropy is already high, therefore heat addition will not introduce much change in the entropy। ये हटा सकते हैं इधर। अब अगर यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की आप बात करते हो, बोलो, कोई केमिकल रिएक्शन दिया हुआ होगा, ए गैस प्लस बीबी गैस इक्वल टू सीसी गैस प्लस डीडी गैस। डेल्टा एन जी आप लोग लिखते हैं सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, पढ़ा है ना, डेल्टा एन जी सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, sum of coefficient of gaseous product minus sum of coefficient of gaseous reactant। अब ध्यान देंगे क्योंकि आप लोग, हाँ, अगर आप कहते हो कि इफ डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन जीरो, नंबर ऑफ मोल बढ़ रहा है, तो इंट्रोपी क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर आप कहते हो कि डेल्टा एन जी लेस देन जीरो, देन इंट्रोपी क्या होगा, घटेगा। साथ ही साथ बहुत सारे सबस्टांस सॉलिड है। मान लीजिए कोई फिजिकल स्टेट सेम है, अब फिजिकल स्टेट सेम है तो सॉलिड का एंट्रोपी क्या होगा, फिजिकल स्टेट सेम है, सॉलिड सारे सबस्टांस है, एटम्स है,
तो एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट। अगर सारे सॉलिड है, अब मोलिक्यूलर वेट क्या है, अलग अलग है, तो मोलिक्यूलर वेट जिसका ज्यादा होगा उसका एंट्रोपी ज्यादा होगा, सेम फिजिकल स्टेट में। और अगर फिजिकल स्टेट सेम है, अब मोलिक्यूलर वेट भी सेम है, देन नंबर ऑफ एटम्स, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा या कम, आप लोगों को कोई क्वेश्चन है बोलिए। हाँ घटेगा। सिस्टम, सिस्टम, अब तो सिस्टम की बात हो रही है ना। इन ये सब सिस्टम की बात हो रही है अभी। यहां तो यूनिवर्स लिखा नहीं है, इंट्रोपी लिख दिया, तो कोई सॉलिड अगर आपने ले लिया तो सिस्टम हो गया, जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। सारे सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, उस पे आएंगे, बस मैंने इंट्रोपी केवल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पे कोई केमिकल मान लीजिए दिया हुआ है रिएक्शन, और डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है तो इंट्रोपी बढ़ेगा, और लेस देन जीरो है तो इंट्रोपी घटेगा। यहाँ पे ये सेम फिजिकल स्टेट है, सेम फिजिकल स्टेट है, सेम फिजिकल स्टेट में इंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट या मोलिकुलर वेट। आप लोग तो मेहनती इंसान है, इस पे कोई डाउट नहीं कर सकता है कि नहीं। और सेम फिजिकल स्टेट है एंड सेम मोलिकुलर वेट है, यानी आइसोमर्स आपने पढ़ा हुआ है, तो सेम फिजिकल स्टेट सेम मोलिकुलर वेट, तो इंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल। एक मोलिक्यूल में जितना एटम उतना इरेगुलरिटीज। मान लीजिए आप लोग बैठे हुए हैं और अचानक कोई बोलेगा भागो, तो भागने लगेंगे तो इंट्रोपी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब बैठे हुए हैं तो कम, ऑर्डर्ड फॉर्म में कम, डिसऑर्डर फॉर्म में ज्यादा। मैंने अभी बस इतना ही लिखा है। इसके बाद हेडिंग लिखेंगे, डेल्टा इज कैलकुलेशन फॉर सिस्टम सराउंडिंग एंड यूनिवर्स। इसको हटा सकते हैं ये वाला। हम्म, चलिए, बहुत खुशी की बात है कि इधर आप लोगों ने लिख लिया है। ये मैं केवल डिसऑर्डर को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा था, किसमें कम किसमें ज्यादा। डेल्टा इज कैलकुलेशन फॉर सिस्टम सराउंडिंग एंड यूनिवर्स, एंड यूनिवर्स। तो कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस फॉर सिस्टम, कुछ पढ़े होंगे आप लोग। कोई सिस्टम है, मान लो ये सिस्टम हम लोगों को दिया हुआ है इनिशियल स्टेट में, और ये इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट जा रहा है। इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट जा रहा है दो रास्ते से, चाहे तो रिवर्जिबल पाथ से, जो लोग जोर जोर से बात कर रहे हैं, बाहर में कुर्सियां लगी हुई हैं, तो रिवर्जिबल और इरिवर्जिबल, रिवर्जिबल और इरिवर्जिबल। हम लोगों ने पढ़ा है कि इंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन, इंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन, सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। जो डेल्टा एस होगा वह पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि सिंस इंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन, बात करना चाहिए, अपने दोस्त से बात करें तो उसके आसपास में आवाज आए। बोर्ड तक आवाज आने का मतलब आप मेरे से बात करना चाहते हैं, तो मैं कुर्सी पे भेजूंगा फिर आपको। इंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन, सो डेल्टा एस किसके बराबर होगा, चाहे रिवर्जिबल पाथ से हो, डेल्टा एस सिस्टम की अगर आप बात करते हैं रिवर्जिबल पाथ से हो या इरिवर्जिबल पाथ से हो, ये किसके बराबर होगा, इंटीग्रल इनिशियल से फाइनल डी क्यू रिवर्जिबल बाय टी, डी क्यू रिवर्जिबल बाय टी। इसी को हम लोग बार बार लिखेंगे सिस्टम के लिए कि बेसिकली इंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन, सो डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू, चाहे रिवर्जिबल पाथ से मिले
या इरिवर्जिबल पाथ से मिले। दोनों रास्ते से क्या मिलेगा, बोल दिया करो कितना कैलोरी बचाओगे। दोनों रास्ते से सेम मिलेगा। हम्म। देखो एनर्जी के बारे में तुम लोग पढ़ रहे हो, चाहे कुछ भी कर लो, वो डेल्टा टी टाइम के लिए मिला है तो यूज कर लो समय के साथ साथ। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस। कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस फॉर सराउंडिंग, कोई व्यक्ति बताए, खास करके लास्ट बेंच वाले लोग। लास्ट बेंच वाले लोग, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस फॉर सराउंडिंग की अगर आप बात करते हैं, जैसे समुद्र के किनारे हम लोग जाते हैं, बस देखते रह जाते हैं, क्यों, क्योंकि बहुत पानी भरा हुआ है। वैसे ही अपना जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, इसमें एनॉर्मस अमाउंट ऑफ क्या है, एनर्जी है, हीट है। तो बेसिकली अगर सराउंडिंग की हम लोग बात करते हैं, तो सराउंडिंग इज एन इनफाइनाइटली लार्ज हीट रिजर्वायर। अब समुद्र में मान लो हम लोग एक लोटा पानी डाले या 10 लोटा निकाल ले, समुद्र के पानी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उस मोमेंट पे। यानी जिस रूम में हम लोग बात कर रहे हैं, इस रूम से 10 जूल एनर्जी, या रसिया यूक्रेन में बम ब्लास्ट हो जाए अचानक से, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हुआ, यूनिवर्स पे उस मोमेंट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एनी अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी गिवन टू द सराउंडिंग डज नॉट कॉज टर्बुलेंस इन इट। यानी यूनिवर्स में जो भी रेस्ट पार्ट है सिस्टम के अलावा सराउंडिंग, उसमें कोई टर्बुलेंस नहीं होगा। ऑल हीट एक्सचेंजेस विद सराउंडिंग्स आर कंसिडर्ड टू बी रिवर्जिबल। यानी सराउंडिंग में आप जो भी हीट दे रहे हो या ले रहे हो, उस मोमेंट पे सराउंडिंग के टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट होगा। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि एज वी नो दैट सराउंडिंग is an infinitely large heat reservoir। इन इन्फाइनाइटली लार्ज हीट रिजर्वायर है, तो एनी अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू दी सराउंडिंग डज नॉट कॉज टर्बुलेंस इन इट। यानी इस रूम से 10 जूल, 100 जूल, 1000 जूल एनर्जी बाहर जाए, सराउंडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई टर्बुलेंस नहीं होगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग क्या होगा, रिमेन सेम रहेगा। तो as we know that surrounding is an infinitely large heat reservoir, so any amount of heat given to the surrounding does not cause any turbulence in it। सराउंडिंग में कोई टर्बुलेंस नहीं होगा। so all heat exchanges all heat exchange with surrounding are considered to be reversible। और इन सब लाइन पे क्वेश्चन बनता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज रिमेन्स कांस्टेंट, ये ध्यान में आप रखेंगे। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग क्या रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। आप गर्मा गर्म खाना लेकर आते हो किचन से, अब बाहर रख देते हो, कुछ देर के बाद वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। तो हम लोगों ने सीखा डेल्टा एस, ध्यान देंगे आप लोग, किसका कैलकुलेट करना है, बोलो, सराउंडिंग का। तो डेल्टा एस सराउंडिंग आप क्या लिखोगे, डीएस सराउंडिंग, शॉर्ट में लिखा है। डीएस सराउंडिंग आप लिखोगे यहां पे डी क्यू रिवर्जिबल बाई टी, किसके लिए, सराउंडिंग के लिए। सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर होगा, बोलो। तो यहां पे आप लिखोगे डी क्यू सराउंडिंग, और डी क्यू सराउंडिंग को जब इंटीग्रेट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा क्यू सराउंडिंग बाई टी। थोड़ा सा रुकेंगे आप लोग,
मान लीजिए इस रूम में हम लोग बात कर रहे हैं, कोई प्रोसेस स्टडी कर रहे हैं, इस रूम से 10 जूल एनर्जी, 10 जूल हीट बाहर रिजेक्ट हुआ, तो सराउंडिंग ने उसे एब्जॉर्ब किया। सराउंडिंग के लिए +10 जूल होगा और सिस्टम के लिए -10 जूल होगा। या सराउंडिंग से इस रूम में आया 10 जूल, सराउंडिंग से इस रूम में आया 10 जूल, तो सिस्टम के लिए +10 जूल एब्जॉर्ब हुआ और सराउंडिंग ने रिजेक्ट किया -10 जूल। यानी सिस्टम और सराउंडिंग को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो उस मोमेंट पे हीट का वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, बट साइन क्या है, अपोजिट है, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जब भी डेल्टा एस सराउंडिंग हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्यू सिस्टम और क्यू सराउंडिंग सेम होगा, साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो यहां पे आप कह सकते हो बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आपको क्या मिलता है, क्यू सिस्टम इज इक्वल टू क्यू सराउंडिंग। मैंने शॉर्ट में लिखा है क्यू सिस्टम इज इक्वल टू क्यू सराउंडिंग, सॉरी माइनस साइन मैंने छोड़ दिया है शॉर्ट में लिखने के चक्कर में। यानी क्यू सिस्टम इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ सराउंडिंग, या क्यू सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस क्यू ऑफ सिस्टम। अब ध्यान देंगे आप, यहां पे क्या लिखेंगे, -क्यू सिस्टम डिवाइडेड बाई टी, ये क्या देगा, बोलो, डेल्टा ए सराउंडिंग किसके बराबर होगा, क्यू सराउंडिंग बाई टी या -क्यू सिस्टम बाई टी। जब दोनों को जोड़ देंगे किसका एंट्रोपी मिलेगा, डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस सराउंडिंग जब जोड़ेंगे किसका मिलेगा, तो डेल्टा एस यूनिवर्स हमेशा उस प्रोसेस का जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, डेल्टा एस यूनिवर्स हमेशा क्या मिलेगा, >0। और जो प्रोसेस एग्जिस्ट ही नहीं करता है यूनिवर्स में, उसका डेल्टा एस यूनिवर्स ऑलवेज क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। दैट इज रिवर्सिबल। यानी हम लोगों ने पढ़ा है कि यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग, तो डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। इसको ऑलरेडी मैंने स्टेटमेंट के साथ डिस्क्राइब किया कि फॉर नेचुरल प्रोसेस, फॉर नेचुरल या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा एस यूनिवर्स, सिस्टम नहीं लिखा है ध्यान देंगे आप, >0। और फॉर रिवर्जिबल प्रोसेस, फॉर रिवर्जिबल प्रोसेस ये मैंने लिख दिया है, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन यूनिवर्स, क्या मिलेगा, बोलो, अरे इतना एनर्जी बचा के जाओगी कहां, डेल्टा एस इनवर्स 0 मिलेगा। इसको लिखने के बाद अब कहानी शुरू होगी आइडियल गैस की, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस फॉर आइडियल गैस सिस्टम अंडरगोइंग इन डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, या जो आपने नाम सुना है। कुछ लोग सोचते हैं कि थ्योरी है, क्वेश्चन आप देखें 5 साल 10 साल का क्वेश्चन भी साथ साथ करते रहेंगे, जो आपका एक्सरसाइज है क्वेश्चन आप करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस फॉर आइडियल गैस सिस्टम, आइडियल गैस सिस्टम आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, NCBln T2/T1 प्लस NRln V2/V1। यानी यहां हम लोग सिस्टम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सिस्टम के। आइडियल गैस सिस्टम है, आप बताएं, आइडियल गैस सिस्टम है और ये पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है, दो रास्ते हैं इसके पास, रिवर्जिबल और इरिवर्जिबल। रिवर्जिबल और इरिवर्जिबल बताएं आप, हम लोगों ने पढ़ा है इंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन, पढ़ा है, तो इंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है। तो डेल्टा एस आइडियल गैस सिस्टम का, डेल्टा एस आइडियल गैस सिस्टम का चाहे आप किसी भी रास्ते से आप निकालें, चाहे वो रिवर्जिबल हो या इरिवर्जिबल है, ध्यान देंगे यह यूनिवर्स लिखा हुआ है, यहां सिस्टम की बात कर रहे हैं, है ना।
सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज यूनिवर्स। तो डेल्टा एस सिस्टम, चाहे रिवर्जिबल पाथ से जाओ या इरिवर्जिबल पाथ से जाओ, स्टेट फंक्शन है तो इक्वल टू मिलेगा। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल डी क्यू रिवर्जिबल बाई टी, कहां से लेके कहां तक, लोअर लिमिट इनिशियल से फाइनल तक। इसको लिखें, अभी बहुत टाइम है हम लोगों के पास, आज तो कुछ पढ़े ही नहीं हम लोग। कोई बात नहीं है, ये ऐसा टॉपिक ही है, इसका बात करते करते समाप्त हो जाता है समय। वो लड़का पूरा नाइट्रस ऑक्साइड भर के आया है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड बहुत जरूरी है, लेकिन अगर ज्यादा भर लिए तो क्या होगा? ज्यादा नहीं भरना है। तो आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों ने पढ़ा, डी यू बराबर डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, डी यू बराबर डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि डी यू बराबर डी क्यू माइनस पीडीवी। तो डी क्यू क्या मिलेगा यहाँ पे, डी यू प्लस पीडीवी। और डी यू हम सभी ने पढ़ा एनसीबी डी। और आइडियल गैस का प्रेशर जानते हैं हम लोग, बोलिए। तो आइडियल गैस में हम लोगों ने पढ़ा एनआरटी बाई वी, पी इक्वल टू, हेलो प्रोफेसर साहब, उसको मोबाइल को रखो, मेरे पास नहीं है मोबाइल, मैं फिर ले लूंगा। यहाँ पे लगा है सैटेलाइट। अरे इतना अत्याचारी इंसान है तुम लोग, बताओ। ये लोग पक्का इंजीनियर बनेगा और पुल ऐसे ही मोबाइल से खींच खींच के बनाएगा। तो डेल्टा एस आइडियल गैस सिस्टम, यहाँ पे इनिशियल से फाइनल तक, इनिशियल से फाइनल तक। तो आप लिखेंगे dq के बदले में यहाँ पे एनसीबी dt, अब प्लस पीडीवी बाई टी। इसको दो पार्ट में हम लोग लिखेंगे तो क्या मिलेगा, एनसीबी dt बाई टी, टेम्परेचर वेरिएबल है, और यहां पे P आप लिखेंगे एनआरटी बाई वी बाई टी डीवी, तो ये कैंसिल आउट होगा। अब वॉल्यूम वेरिएबल है तो V1 से V2 तक लिखना चाहिए, लिखने से तो दिमाग में रिवीजन होता है, ये फैक्ट है। और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एक मिनट इंपॉर्टेंस रखता है। ये नहीं कि फोटो खींच लिए, अरे तो मोबाइल की मेमोरी में गया, तुम्हारी मेमोरी में नहीं गया। एनसीबी एल एन टी टू बाई टी वन, और यहां पे हमें डीवी बाई वी का इंटीग्रेशन मिलेगा एल एन वी, तो वी टू बाई वी वन। तो डेल्टा एस आइडियल गैस सिस्टम, डेल्टा एस आइडियल गैस सिस्टम का ये हमें फॉर्मूला मिलता है, एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस, बोलो, हमने आइडियल गैस के लिए एक और फॉर्मूला पढ़ा है, सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर, सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर पढ़ा है हम लोगों ने। अगर इसको पुट किया जाए तो सीबी इज इक्वल टू क्या मिलेगा बताएं आप, सीपी माइनस आर होगा ना, प्लस कहां से होगा, सीपी माइनस आर एल एन टी टू बाई टी वन, अब प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। तो आपको यहां पे ये मिलेगा एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन, बोलो। इधर माइनस एन आर आएगा, माइनस एन आर एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। तो लॉग की प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे, तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो यहां मिलेगा एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन। अब आप बताए, एन आर कॉमन हो गया, प्लस लॉग एम बाई एन वी टू बाई वी वन, अब बाई टी टू बाई टी वन, तो टी वन बाई टी टू, ये क्या मिलेगा। तो हम लोगों ने ये पढ़ा है, पी वन वी वन बाई टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू बाई टी टू, पढ़ा है। तो यहां से हम सभी को मिलेगा वी टू टी वन बाई टी टू वी वन, दिस इज पी वन बाई पी टू। तो आप ये लिख सकते हो एन सी पी एल एन
T2 by T1 अब प्लस NRln P1 by P2। तो जैसा डेटा वैसा फॉर्मूला। तो आइडियल गैस का एनसीबी ln T2 by T1 या एनसीपी ln T2 by T1 प्लस NRln P1 by P2 से हम लोग आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक का डेल्टा एस सिस्टम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको लिखेंगे हेडिंग ही रहेगा आज लगता है अगले क्लास में। अब एक बात ये ध्यान में रखेंगे, फर्स्ट लॉ तो आपने ज्यादा समय तक पढ़ा, सेकेंड लॉ हर एक क्लास सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा। यानी